अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के नए फॉर्मेट के साथ मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं फैजान इकबाल। तो नाज़रीन, सियासत पर बात तो सब करते हैं, तज़िया भी देते हैं और तबसरा भी करते हैं, लेकिन कराची से खैबर और कोयटा से गिलगित बल्तिस्तान तक फैले आवाम की आवाज़ बनेंगे हम। छोटे शहरों के बड़े मसाइल की, सेहत और तालीम से जुड़े मसले हों या म्यूनसिपल कमेटीज़ की नाअहलियाँ, थाने हों या कचहरियाँ हों या हो जुर्म की कहानियां, हम करेंगे बात और आपको सुनाएंगे सिर्फ और सिर्फ आवाम की आवाज। यही नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग पर भी बात होगी। बीमारियों, उनके फैलाव और सद्देबाब का तज़किरा भी होगा, और वो सब कुछ जो आप देखना चाहेंगे प्रोग्राम दिन भर की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। आते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दुनिया भर में 42 करोड़ से ज्यादा शुगर के मरीज, 26% पाकिस्तानी भी मुब्तला। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में तिबी अमले की हड़ताल, अस्पताल वीरान, मरीज परेशान। दरूद ना फातिहा, जनाजा ना दुआ, कसूर में लावारिस लाश की तौहीन, कचरा ट्रॉली में मुंतकिली, घड़े में तदफी। सरकारी जंगलात में खिलाफे कानून दरख्तों की कटाई, काजी अहमद में माहौल दुश्मनी अरूज पर। तो नाजरीन, आज दुनिया भर में शुगर यानी ज़ियाबितस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शुगर एक खामोश मगर एक कातिल मर्ज जो तेजी से फैल रहा है। शुगर के फैलाव और इसके असबाब और सद्देबाब पर भी बात करेंगे और इन हिफाजती तदाबीर का भी अहाता करेंगे जिनको इख्तियार करके शुगर को काबू में रखा जा सकता है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ज़ियाबितिस एक मीठा जहर जो हर साल 15 लाख लोगों की जान ले लेता है। दुनिया भर में 42 करोड़ से ज्यादा लोग मोहलिक मरज में मुब्तला हैं। WHO के मुताबिक 40 सालों में शुगर के मरज में 4 गुना इजाफा हुआ। शुगर से सबसे ज्यादा मुतासिर चीन और फिर भारत है। 141 मिलियन चीनी और 74 मिलियन भारतीय शुगर के मरीज हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया की गरीब और कम वसाइल वाली आबादी ज़ियाबितिस से ज्यादा मुतासिर हो रही है। ज़ियाबितिस से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 33 मिलियन बालिग पाकिस्तानी मरज में मुब्तला हैं, जबकि मरज में मुब्तला 1/3 आबादी में ताहाल तशखीस नहीं हो सकी है। आदादो शुमार के मुताबिक हर 4 में से 1 बालिग पाकिस्तानी शुगर का मरीज है। 2019 के बाद से मुल्क में मरज की शिद्दत में 70% इजाफा देखा गया। 2021 में ज़ियाबितिस के सबब 4 लाख पाकिस्तानी लुक़्मा अजल बने, जबकि हर साल 1.5 लाख माजूरी में मुब्तला हो रहे हैं। ज़ियाबितिस टाइप 1 और टाइप 2 बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी मुतासिर कर रही है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक बच्चों में ज़ियाबितिस का मरज 1985 से लेकर 2005 तक 70% बढ़ा। 1985 में 14 बरस तक के बच्चों में बीमारी की शरह में 29% तक इजाफा हुआ। तहकीक के मुताबिक बच्चों में ज़ियाबितिस टाइप 1 18 साल तक के हर 350 में से 1 बच्चे में पाई जाती है। टाइप 1 शुगर बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकती है। चंद साल कबल डॉक्टर्स की एक तंजीम ने पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के मरज में मुब्तला होने का खदशा जाहिर किया था। बच्चों में बढ़ती ज़ियाबितिस पर WHO को भी तशवीश है। सालाना 26 किलोग्राम फीकस चीनी का इस्तेमाल पाकिस्तानियों में मरज के फैलाव की बड़ी वजह है। हर पाकिस्तानी रोजाना 70 ग्राम चीनी इस्तेमाल कर रहा है, जो आलमी मयार 24 से 36 ग्राम से 2 या 3 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन औसत से 5 से 7 किलो ज्यादा है तो भी ज़ियाबितिस का खतरा मौजूद है। दुनिया की कुल आबादी का 1/4 मोटापे का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान का 9वां नंबर है। तंबाकू नोशी भी मरज में इजाफे की बड़ी वजह है। ज़ियाबितिस हामला खवातीन को भी मुतासिर कर रहा है। ज़ियाबितिस बीमारियों की माँ कहलाई जाती है। हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ जिगर और गुर्दों को भी मुतासिर करती है। बसारत पर असर डालती और जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम तोड़ देती है। शुगर में मुब्तला अफराद जल्द थकन का शिकार हो जाते हैं। बेहतर इलाज और परहेज के साथ साथ रोजाना की वॉक मरज काबू में रखने के लिए मददगार साबित हो सकती है।
जी नाजरीन, तो रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि शुगर बालिग अफराद के साथ साथ बच्चों को भी तेजी से मुतासिर कर रही है। एक जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे भी मर्ज में मुब्तला हैं, जिनमें मुसलसल इजाफे के खदशात हैं। बच्चों में शुगर के फैलाव की बड़ी वजह जंक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। इन सब का बढ़ना जो है बच्चों में शुगर की वजह बनता जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा साहिबा, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डायबिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बच्चों में भी डायबिटीज जो बढ़ रही है और इस तरह से नौजवानों में भी बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या हैं? सबसे पहली वजह तो आ जाती है हमारा लाइफस्टाइल। पहले पुराने दौर में वॉक ज़्यादा होती थी और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत कम था। अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है, वॉक हम कर नहीं पाते बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। कोविड पहले आ गया, फिर जैसे अगर हम आजकल के दौर में बात करें तो वारदातों के डर से बहुत सारे लोग वॉक नहीं करते। डर जो डेंगू आया हुआ है उसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकलते, तो वॉक कम हो गई। लेकिन घर में बैठ के जंक फूड या मोबाइल पे एक क्लिक करके बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड का इंटेक, जिसमें आइसक्रीम्स आ जाती हैं, पिज्ज़ा, बर्गर्स वगैरह आ जाती हैं, उसका इंटेक बढ़ गया। तो कैलोरी इनपुट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कैलोरी आउटपुट ना होने के बराबर हो गया, जिसकी वजह से शुगर का मसला बढ़ता जा रहा है। शुगर के मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स में जो बड़ी वजह आती है वो आती है ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर मोटापा बढ़ेगा तो जाहिर है शुगर का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। फिर ब्लड प्रेशर का मसला अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ इनडायरेक्टली शुगर का रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें वॉक ना होने के बराबर है लेकिन जंक फूड डेली बेसिस पे है, ये मेजर रीजन है शुगर के बढ़ जाने की या डायबिटीज के रिस्क जो है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने बात की कि ये लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंस जो है वो इसकी मेजर रीज़न है, तो डेफिनेटली ये बात तो सही है। और जिस तरह से शुगर से बचने के लिए भी हमें एक अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस लाइफस्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट है। और चूंकि आप भी माहिर ग़िज़ाइयत हैं, इस डोमेन में आपकी भी बड़ी ग्रिप है, तो हमें ये भी बताइएगा कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल में वॉक के साथ साथ खाने की एहतियात होनी चाहिए। किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा लेना चाहिए और किन का इस्तेमाल कम होना चाहिए? जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि जितना हमें डेली शुगर इनटेक लेना चाहिए, हम उससे 3 से 4% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो सबसे पहले तो होल ग्रेन आइटम्स का इस्तेमाल करना है। अब होल ग्रेन आइटम्स से क्या मुराद है? जितने सफ़ेद अनाज हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, ब्रेड, सीरियल्स, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करके दलियों की तरफ या होल ग्रेन आटे की तरफ, लाल आटा, जौ का आटा, जई का आटा, वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी चीज़ें लेस प्रोसेस्ड होंगी वो उतना शुगर के चांस को कम करेंगी। फिर लो फैट डेयरी इनटेक आपने करना है, जैसे दूध या दही के ऊपर से बलाई का हटा देना जो है वो शुगर के रिस्क को भी कम कर देता है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो बजाय इसके आप चीनी का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट शुगर या मिल्क शुगर की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, लो फैट डेयरी का इस्तेमाल एंड होल ग्रेन आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो शुगर को कम करने की वजह बनता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फुल फैट डेयरी का इस्तेमाल करते हैं या चीनी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली ओबेसिटी बढ़ाती हैं, जिससे शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा आयशा, आपने बड़ी बैलेंस डाइट बताई है कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए और किस वजह से शुगर हो जाती है। अच्छा, हमने देखा कि अक्सर प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर जो है शुगर का मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है, तो उनको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? किस तरह से शुगर से बचा जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है वो प्रेगनेंसी में खास अरसे के लिए होती है और उसके बाद 99% ऑफ द टाइम्स वो चले जाती है, लेकिन उसमें आपको अपनी डाइटरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मसला ये होता है जैसे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, हमें वो क्रेविंग्स होती हैं जो पहले कभी लाइफ में नहीं हुई होती। खवातीन जो पहले जो चीज़ें नहीं खा रही होती वो भी एकदम खाना शुरू हो जाती हैं। बाहर का खाना, शवारमा, बर्गर्स डेली बेसिस पे, ये सोच के कि हमें नौजिया हो रहा है, हम घर का खाना नहीं खा सकते लेकिन हम बर्गर, चना चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपको खट्टे की क्रेविंग है तो उसके बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप चना चाट इस्तेमाल कर लें लेकिन घर की बनी बगैर आलू के चना चाट का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स हो रही है तो आप मिल्क शेक बना के, एटलीस्ट वो आइसक्रीम से बेहतर है, एटलीस्ट वो चॉकलेट से बेहतर है, तो घर के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे जाएं।
यूजली मसला यही होता है कि खवातीन एकदम नौजिया का शिकार होती हैं, उन्हें एकदम वॉमिटिंग आना शुरू होती है, वो सब कुछ घर का छोड़ के बाहर के खाने में कंफर्ट ढूंढती हैं, जिसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती हैं। तो डॉक्टर आयशा साहबा, कता कलामी की माजरत, मैं ये चाहूँगा कि ज़रा आप ये भी इन डिटेल हमें बताएं कि शुगर के लेवल्स भी होते हैं, अगर एक स्टैंडर्ड लेवल से शुगर एक्सीड करती है वो भी ख़तरनाक है, और अगर स्टैंडर्ड लेवल से बिलो जाती है खतरनाक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल सिर्फ मोटापा जिनको है उन्हीं में शुगर का रिस्क ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे नौजवान जो स्लिम स्मार्ट हैं उनमें भी शुगर जो है वो डायग्नोस की जा सकती है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे अगर शुगर डायग्नोस होती है तो उस पे आपको इनिशियली आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या डायरेक्टली आपको इंसुलिन पर जाना चाहिए? अच्छा, दो तरह की शुगर होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। जो टाइप 1 होती है वो जेनेटिक होती है, वो आपको आपकी विरासत में हम कह सकते हैं कि मिलती है, उस पर हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता। ये जो नौजवान की हम बात करें, नौजवानों में आजकल जो कि स्लिम स्मार्ट है उनमें शुगर का रुझान बहुत ज्यादा है, वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज होती है जो कि जेनेटिक में आती है। इसका हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर शुरू हो जाती है लेकिन उनको पता नहीं चलता, लेकिन एक सर्टेन स्टेज जो आती है उस पर पता चलता है कि हाँ ये बीमारी लाहक हो गई है, और उसके बाद वो डायरेक्ट इंसुलिन पे चले जाते हैं क्योंकि कैटेगरी जो है वो बढ़ जाती है। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए? हमारे जो बेसलाइन टेस्ट है ना पाकिस्तान में, वो फ्री होने चाहिए। एक होते हैं लग्जरी टेस्ट, वो जैसे आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, ये हमारे मेजर टेस्ट हैं, ये हमारी जरूरत है। एक औरत की जरूरत है कि उसको पता हो कि उसके अंदर कैल्शियम कितना है, इसी तरह तमाम पॉपुलेशन की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे ये बेसलाइन टेस्ट फ्री होने चाहिए, साल में 2 दफा गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज, हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने बेसलाइन टेस्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, जिसमें यूरिक एसिड आ जाता है, जिसमें शुगर आ जाती है, जिसमें जो बाकी बुनियादी हमारे टेस्ट हैं वो आ जाते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो जाए। गवर्नमेंट की सबसे पहले तो अगर आप पूछते हैं कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो वो यही है कि हमारे बेसलाइन टेस्ट जो हैं वो फ्री कर दिए जाए। जहां तक अवाम की बात है तो अवाम के एंड पे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग बर्गर पिज्जा पे तो पैसे लगा लेते हैं, हम लोग मूवी की टिकट पे पैसे लगा लेते हैं, हम लोग अपने फेवरेट ब्रांड के कपड़ों पे पैसे लगा लेते हैं, हम अपने टेस्ट पे पैसे नहीं लगाते। बिल्कुल तो हमें कहीं ना कहीं सेविंग्स में। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने एक ब्रेक पे भी जाना है, मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर ले ताकि आवाम को हर चीज में क्लैरिटी हो सके। तो जरा ये भी बताइएगा कि एक तो ये बता देंगे जो आपने टेस्ट कहा कि हुकूमत को फ्री कर देने चाहिए, अगर ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, लेकिन टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? नॉर्मली एक बंदा फिट है बिल्कुल, तो उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद ये टेस्ट करवा लेने चाहिए अपनी तसल्ली के लिए? और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल डोमेन में भी बहुत ज्यादा फुकदान नजर आता है, आए रोज हम देखते हैं कि अद्वियात की किल्लत होती है, और रिसेंटली ऐसी फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनीज ने पाकिस्तान में बिजनेस बंद किया जिनमें शुगर की भी अद्वियात शामिल थी, इवन के इंसुलिन भी शामिल थी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? क्या अल्टरनेट को इसका फार्मूला देना चाहिए, या आवाम को उसमें अल्टरनेट अगर इंसुलिन नहीं मिलती तो किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, अगर इंसुलिन नहीं मिल सकती तो गवर्नमेंट की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये तो एक नेसेसिटी है, इंसुलिन तो एक नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी वाले सप्लीमेंट्स तो है नहीं, ये कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स तो है नहीं जो मुल्क में शॉर्ट हो गए। इसकी जो सप्लाई है उसको मेक श्योर करना तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे तो हम किसी और चीज की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी इंसुलिन को बेचना चाहती है या ये करती है कि डॉक्टर बिला वजह इंसुलिन लेकर दे रहा है, तो उस केस में डॉक्टर और कंपनी के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली उसका एक्शन होना चाहिए। जहां तक बात है कि टेस्ट कितने अरसे बाद रिपीट कराने चाहिए, हर साल में 2 दफा, हर 6 महीने के बाद आपको अपने बेसलाइन टेस्ट रिपीट कराने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो टेस्ट जो है वो ज़रूरी ख़ास तौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करवाना चाहिए। दुनिया भर में आज शुगर के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और लोगों को जो है वो क्रिएट की जा रही है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और इस मर्ज़ का वक्त पे इलाज हो सके। तो डॉक्टर आयशा साहब हमारे साथ मौजूद थी, हमें मुकम्मल इस हवाले से बता भी रही थी और अवेयर भी कर रही थी कि शुगर की कितनी कैटेगरीज होती हैं और किस तरह से शुगर से छुटकारा तो नहीं हासिल किया जा सकता लेकिन इसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से बाद वापस आएंगे और कराची का रुख करेंगे जहां पर एहतजाज जारी है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत ने रिस्क हेल्थ अलाउंस सर्विस स्ट्रक्चर टाइम स्केल प्रमोशन की मंजूरी तो दे दी है मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यह अहवाल है महकमा सेहत सिंध का, जहां सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले ने हड़ताल कर रखी है। 25 रोज से सरकारी ओपीडीज में काम बंद है। मरीज परेशान हैं और लवाहिकीन इस्तिराब में मुब्तला है। कराची में वज़ीर-ए-आला हाउस जाने वाले तमाम रास्ते एक हफ्ते से बंद हैं। दीगर सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जबकि सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वैरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक एहतजाज हुकूमत की जानिब से रिस्क अलाउंस समेत दीगर मुतालिबात मंजूर ना किए जाने पर किया जा रहा है। हुकूमत आवाम की तकलीफ के पेश नज़र भी नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही, ये तमाम तर सूरत हाल है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर वारिस सोलंकी, जो वाइस चेयरमैन हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये बताइएगा कि एहतजाज कई रोज से जारी है, हमने देखा कि इसमें बहुत सारी झड़पें भी हुई, एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट के आर्डर पर रिहा भी कर दिया गया। आखिर वजह क्या है, ये मामला सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा? अगर हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा? थैंक यू सो मच सर। सर इशू ये है कि ये सिंध गवर्नमेंट की ही नाअहली है, क्योंकि हमने तो कम अज कम 20-25 दिन का जो है हमने ओपीडी का टोकन प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में भी इन लोगों ने कोई खातिर ख्वाह ना मीटिंग्स की, ना उन मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। उसके बाद जब हमने ओपीडी और इलेक्टिव थिएटर का बायकॉट किया तब भी इन लोगों ने कोई बातचीत नहीं की। फिर हमने सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, तब भी इन लोगों ने सच कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर हमने मूव किया मार्च की सूरत में सीम हाउस की तरफ, तब इन लोगों ने इतनी लाठी चार्ज और शेलिंग की और पानी के जो है ना ये अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, आप सबने देख लिया, और लोग अरेस्ट हुए, हम पे FIR हुई और 24 घंटे जेल में थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सुरखरू किया, अल्लाह ने इज्जत रखी। हम मशकूर हैं कराची बार और सिंध बार एसोसिएशन के, और उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हमारा केस लड़ा, और अल्लाह का शुक्र है जज साहब ने जो है ना हमें वो पूरा केस डिसमिस कर दिया। उससे गवर्नमेंट के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा था, और उसके बाद इन लोगों ने 3 मिनिस्टर्स और 2 सेक्रेटरी की। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से एश्योरेंस तो करवाई गई है कि मुतालिबात मान लिए जाएंगे, बस नोटिफिकेशन की दूरी है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, हुकूमत की जानिब से ये बताया गया। अब आखिरकार लापरवाही कहाँ पे है? गवर्नमेंट की साइड पे लापरवाही है या डॉक्टर्स के अंदर अदम बर्दाश्त है कि वो वेट नहीं करते और एहतजाज जो है वो बाकी बचती है और एहतजाज की तरफ चले जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान होता है? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें इस बात का एहसास है, हम तो प्रोटेस्ट करना भी नहीं चाहते। हमें असल में उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। जहाँ पे 25 दिन जो है ना गुजर गए ओपीडी बैकआउट में, उसके बाद हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजर गए, हम 1 मंथ से किरास हो चुके हैं, और अभी तक इन लोगों ने कोई इस तरह का वर्कअप नहीं किया। तो हमें उन पे कोई ट्रस्ट का फुकदान तो है। अब इन लोगों ने अगर कमेटी बिठाई है, इन लोगों ने अपनी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाले, ऑफिशियल प्रेस रिलीज दी, उसके बाद भी इन लोगों ने उस पर कोई पेशरफ्त नहीं किया। तो 5 तारीख जो लास्ट डेट दिया, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई मसला हल नहीं किया। तो हम किस तरह इन पे ट्रस्ट करें? तो सेक्रेटरी हेल्थ को चाहिए कि आए और मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या नोटिफिकेशन करें। 2 मिनट की तो लेट है, उनको तो कोई मसला नहीं है, असेंबली भी रेडी है, सब कुछ भी रेडी है, वर्कअप भी हुआ है। तो नोटिफिकेशन करने में या किसी भी तरीके से यकीन दहानी करवाने में कौन सी लेट लगती है? 2 मिनिस्टर आके बात करें, टेबल टॉक्स करें, मीडिया को बता दें कि हमने ये चीजें मान ली है, तो वरना तो ये सारी फाइलें। डॉक्टर साहब, जब से ये तमाम तर सूरत हाल बनी है, क्या महकमा सेहत की जानिब से या सेक्रेटरी की जानिब से या मिनिस्ट्री की जानिब से किसी ऑफिशियल का आपके साथ कोई कांटेक्ट हुआ, कोई नेगोशिएट किया गया इस मामले पर? सर एज सच मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेक्रेटरी हेल्थ साहब से जब हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी दिए और लास्ट तारीख दी, टाइम डेडलाइन दिया कि भाई इतने दिनों तक मैं मसला हल करूंगा, उस तक वो फेल गए। और वो 5 तारीख था नवंबर का, तो उसमें देखिए ना, उस तक वो नहीं किया, तो हम कैसे उन पर ट्रस्ट करें? तो इसका मतलब है समथिंग एल्स डूइंग, कोई और है जिसके पास पावर है, और ये सब बेबस है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना होमवर्क करें और एक यकीन दहानी करवाएं आके, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें कौन सा शौक। डॉक्टर साहब, फिर यकीन दहानी ही करवा दें या नोटिफिकेशन भी चाहिए? ऑफ कोर्स हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट तो नोटिफिकेशन ही है, क्योंकि हमें तो उन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है। कि ट्रस्ट किस पे किया जाए जब सेक्रेटरी की बातें, ऑफिशियल लेटर्स भी फेक हो जाएं,
उस पर कोई अमल दरामद ना हो, तो आप ही बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यकीनन हुकूमत की जानिब से जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब मौजूद थे, हमें आगाह करे थे क्या क्या मुतालिबात हैं, डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात पेश किए गए हैं और तमाम तर YDA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमें मुकम्मल तौर पर इस हवाले से बता रहे थे। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि चंद रोज़ पहले कसूर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मा दिया है। मकामी म्यूनसिपल अमले ने शहर से मिलने वाली लावारिस लाश को कचरा मुंतकिल करने वाली ट्रॉली में मखसूस मकाम पर लाए, तौहीन अमेज अंदाज में लाश को घसीट कर खींचते हुए गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। गुस्ल, नमाज जनाजा और नाफातिहा पड़ी गई। एक इंसान को उसके आखिरी हक से भी महरूम कर दिया गया है। इंतहाई तकलीफते मंजर करीब से गुजरने वाले शहरी ने अपने मोबाइल कैमरे में महफूज करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मकामी डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल अमले के 4 अफराद को मुअत्तल कर दिया है। इस तमाम तर वाक़े पर बातचीत भी करेंगे। तो नाज़रीन मसला ये है कि जनाजा जो है वो हर एक का, हर मुसलमान का हक है और ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है और तमाम तर दीनी पहलुओं को पूरा करना भी रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको एक लावारिस लाश मिली है तो उसका ये मतलब कि आप उसको उसी तरह से ही ट्रीट करें। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा कसूर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है फजल हुसैन जी। फजल हुसैन, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये लाश आखिरकार कहाँ से मिली, क्या इसकी शनाख्त करने के लिए कोई कोशिश की गई और जिस तरह का ये शर्मनाक सलूक किया गया है इस लाश के साथ, उसके हवाले से इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या बल्दिया कसूर के एहलकारों के गफलत और लापरवाही के बहस पेश आया है और ये एक लावारिस लाश कसूर से कोई 10 किलोमीटर के दूर पे एक बहादुरपुरा रोई नाला है, उसमें तैरती हुई किसी शहरी ने देखी तो उन्होंने पुलिस थाना सदर का इलाका था, उनको इतला कर दी। जब उन्होंने नाश को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम कराया और अपने जराए से, मुख्तलिफ जराए से इसकी शनाख्त के लिए कोशिशें की, मगर कोई भी कोशिश बराबर साबित ना हुई तो उन्होंने इसको लावारिस करार देकर म्यूनसिपल कमेटी कसूर के अमले के हवाले कर दी। और मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी कसूर के SOPs के मुताबिक कोई अगर लावारिस नाश मिलती है, मुसलमान हो, तो उसको बाकायदा कफन तफर के बाद उसका नमाज जनाजा कराया जाता है और उसको पूरे इस्लामी तरीकाकार के तहत दफन किया जाता है। मगर यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के जो सैनिटेशन के अमला जिम्मेदारान है, उन्होंने इंतहाई लापरवाही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फजल, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और मौजूद हैं इंक्वायरी ऑफिसर हैं हाजी नासिर अली, इनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस किस्म का आज वाक़या पेश आया कसूर में, आई गेस इस पे इंसानियत भी शर्मा गई है। 4 लोगों को इस हवाले से मुअत्तल तो कर दिया गया है कि आपको लगता है कि मुअत्तल करना ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा जो इबरतनाक होनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसा अमल ना करे? इस अफसोसनाक वाक़े के मुताल्लिक खबर मिलते ही जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पर तमाम जिम्मेदारान को मुअत्तल कर दिया गया और उनके लिए अब मुझे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। इनको इब्तदाई तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं ताकि वो अपना मौक़िफ़ दें। उनका मौक़िफ़ आने के बाद इंशाल्लाह इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। अच्छा हाजी नासिर साहब, जिस तरह से आप इस पूरे मामले की इंक्वायरी भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में क्या आया? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई। ये इन्होंने जो बॉडी है ये हॉस्पिटल से कलेक्ट की थी। ठीक है, तो इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है? वैसे जी पता नहीं इसका पोस्टमार्टम करवाया गया या नहीं करवाया गया, पता तो होना चाहिए। इंक्वायरी कर रहे हैं आप, ये तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको कोई लाश मिली है, उसका पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब का आपने बताया कि उन्होंने 4 जो है वो अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट ये अगर लाश लावारिस है तो क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकारी मुलाजिम है आप मिलकर एक नमाज जनाजा का इनकाद करते। अगर लोग ज्यादा जमा नहीं थे कर सकते, महकमे के लोग मिलकर एक जनाजा तो अदा करते उसका। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो इन्होंने बॉडी उधर से कलेक्ट की है जाके हॉस्पिटल से और उसे लेके आए, कफन उनसे डाला है, कफन डालने के बाद उधर लेके आए कब्रिस्तान में। यही उनकी गलती है, इस पर ही तहकीकात हो रही है, इंशाल्लाह जो भी होगा सामने आ जाएगा। अच्छा ये चीज कंफर्म कर दें, कफन डाला है, जनाजा अदा किया गया है या नहीं? नहीं जी, जनाजा नहीं अदा किया गया। यही इन चीजों की तहकीकात हो रही हैं। 2 दिन का उनको टाइम दिया हुआ है, वो अपना जब तहरीरी बयान देंगे उसके बाद जाके मौके से ये तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी।
सर अभी ये बताइएगा आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनुमा होते हैं ऐसे इलाकों में, क्या इसकी बेसिक वजह है? और जिस तरह से ये आज वाक़या पेश आया कसूर में, आई गेस शनाख्त भी नहीं की गई, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया, ना जनाजा पढ़वाया गया, और आई गेस इससे जो जुल्म से बड़ी, ये बहुत बड़ा जुल्म है इंसानियत पे, तो इसके लिए आप बताएं कि क्यों ऐसे वाक़यात पेश आते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये है तो ये जुल्म ही है, लेकिन इसकी तहकीकात हो रही हैं, चीज सामने आ जाएगी, जो भी चीज है पता चल जाएगा। तहकीकात कब तक मुकम्मल कर लेंगे? आखिर इसके पीछे जो वजूहात हैं वो कब तक पता चल जाएंगी? इंशाल्लाह उनको 2 दिन का टाइम दिया है, अपना वो मौक़िफ़ देते हैं। इंशाल्लाह हम इसको 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करके तहकीकात जो भी हकीकत होगी सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा हाजी साहब, एक और चीज़ पर भी निशानदही कीजिएगा कि लावारिस लाश आपको मिली, ये कोई पहले रोज़ नहीं मिली होगी। आए रोज़ इलाकों में इस तरह के वाक़यात हमारी नज़र में आते हैं कि लावारिस लाशें मिलती हैं। क्या पहले भी इसी रिवायत को ही बरकरार रखा गया था? पहले भी आप कोई इस तरह के इक़दामात नहीं थे करते? नहीं जी, कभी नहीं ऐसा हुआ, ये पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है। बल्कि जो लावारिस लाशें मिलती हैं उनको बाकायदा तौर पे कफन दफन किया जाता है, जनाजा पढ़ाया जाता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उनको दफन किया जाता है। ठीक है, उम्मीद की जाती है कि जो पोस्टमार्टम के बाद जो असल हकायक जो है वो सामने आ सकें। और आप हमें मुकम्मल तौर पर इस वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहे, और इसमें सारी रिसर्च जो है, इंक्वायरी जो है इनकी जानिब से की जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। तो नाज़रीन मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन दोबारा से यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो नाज़रीन अब आपको लिए चलते हैं खानेवाल, जहां इंतजामी नाअहली के सबब यूनियन काउंसिल नंबर 20 की सरकारी इमारत और सरकारी रकबे पर बाअसर शख्स ने जानवरों का बाड़ा बना लिया है। इस इलाके का मुतालबा है कि सरकारी अराजी वागुजार उससे तफरी पार्क में तब्दील कर दिया जाए, जबकि दूसरी जानिब ज़िलाई हुकाम किसी सरकारी इमारत पर कब्जे से ला इल्मी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, इंतजामी नाहिली के सबब यूनियन काउंसिल नंबर 20 की सरकारी इमारत और सरकारी कब्जे पर बासर शख्स का कब्जा है। उसने जानवरों का बाड़ा बना लिया है ज़मीन पर कब्जा करके, और अहले इलाके का मुतालबा है कि सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाए ताकि इस इमारत को तफरीही मकाम के हवाले से भी यूटिलाइज किया जा सकता है। शहरियों की जानिब से ये डिमांड की जा रही है, मुतालबा है। और दूसरी जानिब ज़िले हुकाम किसी सरकारी इमारत पर कब्जे से लाइल्मी का इजहार भी कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये ज़मीन पर किसने कब्जा किया है। और इस हवाले से नायब तहसीलदार का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने 20 नंबर यूनियन काउंसिल के मुतल्लिक़ एक कंप्लेंट थी, वो मेरे ज़िम्मे उन्होंने लगाई है। मैं इंशाल्लाह आज ही इसको मौका विज़िट करके और रिकॉर्ड देख के उसके मुतालिक वापसी रिस्पांस आपको कर दूंगा इंशाल्लाह। 20 यूनियन काउंसिल के मुतालिक एक कंप्लेंट भी से मेरे ज़िम्मे लगाई है, उसका मौका देख के और रिकॉर्ड देख के उसके बारे में इंशाल्लाह रिपोर्ट कर देंगे आपको। तो नाज़रीन, नायब तहसीलदार की गुफ्तगू आपने सुनी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदा राशिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद हुसैन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक सरकारी इमारत है या मवेशी मंडी है, और अगर इस पर कब्जा किया गया है तो क्या बाअसर शख्सियत जो भी है, क्या वो वहाँ की इंतजामिया से भी ज़्यादा बाअसर है? खानेवाल का इलाका है 88 दसार, और यूनियन काउंसिल नंबर 20 का इलाका है। यूनियन काउंसिल की जो बिल्डिंग है उसको बासर अफराद ने जो है वो गिराकर यहाँ पर अपने पालतू जानवर बांध दिए हैं। यहाँ से ईंटें चोरी कर ली गई हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, यहाँ पर जो है वो यूनियन काउंसिल का दफ्तर था, ख़राब हो गया, क्या हुआ? ये यूनियन काउंसिल ख़त्म हो गई है समझना। इसमें इधर इनाम जो ना, ये देखो ये डंगर बांधने लगे, ये गंद गैर है ये इधर। अच्छा ये इनाम जो ना खाली कराया जाए जी। इधर शादी हाल बनना चाहिए जी। अच्छा बच्चों का ग्राउंड बनना चाहिए इसमें जी। बिल्कुल, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया जाए। हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन मौजूद हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर जो है वो बासर अफराद ने अपने जानवर बांध दिए हैं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या वजह है? पहले भी 2-3 मरतबा मतलब मीडिया वाले या अखबारों में इश्तिहारात वगैरह हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई मतलब एक्शन वगैरह नहीं लिया गया। तो हमारा वज़ीर आला से मुतालबा है कि यहाँ के लिए बच्चों के लिए, अभी देखें गंदगी वगैरह यहाँ पड़ी है, बच्चों के लिए बैक्टीरिया वगैरह या टीबी वगैरह की अलामत है जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। तो लिहाजा इसको ये रकबा आबाद कराया जाए और इसकी तामीर करवा के इंसानों के लिए खुशी गमी या बच्चों के लिए पार्क बनवाया जाए, ताकि
आवाम यहाँ की खुशहाल माहौल गुजार सकें। जी बिल्कुल, शहरियों के इलाका मकीनों की गुफ्तगू आपने सुनी। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो ये यूनियन कौंसल नंबर 20 की बिल्डिंग है, जिसको बासर अफराद ने मुकम्मल तौर पर भैंसों के भाने में तब्दील कर दिया। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी कार्रवाई करने से गुरेज़ा दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राशिद। आप हमें बता रहे थे अब से कुछ देर पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल से रब्ता करने की कोशिश की ताकि इस मामले पे उनसे बात की जाए और उनसे जाना जाए आखिर इसके पीछे क्या फैक्ट्स है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, तो नाज़रीन अलमिया ही ये है कि जब इंतजामिया के पास कोई जवाब नहीं होता तो हमारे साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम तो आवाज बनेंगे आवाम की, हम तो वो हर सवाल पूछेंगे जो वहां की आवाम के मसाइल को दरपेश होंगे। इवन हमारा नुमाइंदा असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गया उनका मौकिफ लेने के लिए, उन्होंने वहां से भी इंकार किया, लेकिन हम तो सवाल पूछते रहेंगे और आवाम के मसाइल उजागर करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको खबर दें कि जेहलम से जहां पर मोटरवे पुलिस भी पंजाब पुलिस का रवायती रंग अपनाए हुए है, प्राइवेट फाइन कलेक्शन कंपनी के एहलकारों की शक्ल में गुंडे पाल लिए हैं। सरेआम ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर ट्रक ड्राइवरों ने एहतजाज किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। 15 कॉल पर पुलिस के पहुंचते ही फाइन कलेक्शन कंपनी के अरकान भाग दौड़े। आपको बता रहे हैं इस वक्त के किस तरह से जो है पंजाब पुलिस का रंग जो है इन पुलिस एहलकारों पर चढ़ गया है। उन्होंने किस तरह से ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद किया और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ऐसे वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फुटेज जो है वो हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया ट्रक ड्राइवर को। और इस तरह से अगर आम शहरियों पर जुल्म किया जाएगा ऐसे एहलकारों की जानिब जिन्हें हम अपना सिक्योरिटी गार्ड बॉडी गार्ड समझते हैं, जब भी कोई ऐसा मामला पेश आता है इनके पास जाया जाता है और मदद तलब की जाती है, अगर मदद करने वाले जो लोग हैं वो इस तरह वाला रवैया जो है वो अपनाएंगे, अफसोसनाक बात होगी। तो नाज़रीन इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए जेहलम से हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है। राजा अब्दुल वहीद हमारे साथ हैं। राजा अब्दुल वहीद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मोटरवे पुलिस कब से गुंडागर्दी पर उतर आई है और जिन अफसरान की जानिब से ये तशद्दुद किया गया है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई अभी तक? सर, ये कल वाकया पेश आया है जीटी रोड पे, जहां फाइन कलेक्शन कंपनी के जो एहलकार हैं वो सरेआम ट्रक ड्राइवर को रोककर तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। जब मुकामी सहाफ़ी जो मीडिया की टीमें हैं वो वहां पे पहुंची हैं कि जीटी रोड पे बंदिश हुई है ट्रैफिक की, तो वो उसको कवरेज के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो फाइन कलेक्शन कंपनी के जो एहलकार हैं इन्होंने ट्रक ड्राइवर पे तो तशद्दुद किया, ये जो मुकामी मीडिया की टीमें हैं इन पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। जब मीडिया की टीमें बाकी यहाँ पे पहुंची जीटी रोड के मुकाम पर तो जो एहलकार थे जिन्होंने हमारे साथ ही रहिएगा, जिस शख्स पर तशद्दुद किया गया है उसने क्या कहा जरा ये भी सुनिए। मैंने रोक लिया, नीचे उतरा हूँ। वो जो फाइन कनेक्शन वाले हैं उन्होंने बेल्ट उतार दिया है, कोई बात नहीं की, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो 2 आदमी थे, मैं अकेला था, तो इसी पे बस यही हाथापाई हुई, उन्होंने मुझे मारा है तो बंद भी कर दिया है। पीछे जो अफसरान आए हैं उन्होंने भी उनकी साइड ली है, मुझे किसी ने नहीं कहा है कि आप ठीक हो या गलत हो या जो भी है, वो उन्होंने अपनी साइड ली, अपने आदमी को उन्होंने साइड। जी तो नाज़रीन एक बार फिर हम अपने रिपोर्टर का हम रुख करेंगे, उससे मज़ीद जानेंगे। राजा अब्दुल वहीद, राजा बताइएगा इस हवाले से पुलिस ने कोई एक्शन लिया? पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जिस तरह से शहरी पर तशद्दुद किया गया है, फुटेज भी देखी जा सकती है और उसकी गुफ्तगू भी हमने दिखाई लाइव, तो अभी बताइएगा कि पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? पुलिस ने कोई एक्शन लिया इस मामले पर? पूरी मजम्मत की गई है, जिसकी बिना पर जो मोटरवे हुकाम है उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए जो है इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब मजीद मामला जो है इंक्वायरी में चलेंगे और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा राजा अब्दुल वहीद, ये भी बताइएगा कि वहां पर जो 4 अफसरान थे वो मौके से भाग गए थे, क्या उनकी निशानदेही हो सकी है? जी बिल्कुल, मेरी आला हुकाम से बात हुई मोटरवे पुलिस की, तो वो कह रहे हैं कि हम इसकी जो है वो पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो मजीद जो उनको मौक़िफ़ है वो इंक्वायरी के बाद ही वो सामने लाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी पुलिस एहलकारों से बात हुई कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची, कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी और कब तक ये हतमी फैसला कर लिया जाएगा कौन से एहलकार जो थे वो इन्वॉल्व थे सारे मामले में? जी मेरी उनसे बात हुई है जब, तो उन्होंने कल रात ही इसका नोटिस ले लिया था, तो आज सुबह जो है उनकी तरफ से जो है वो ये बयान जारी किया गया है कि इंक्वायरी अभी की जाएगी। तो इंक्वायरी जो है वो आज ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे। पुलिस की मुकम्मल तौर पर इस पर इंक्वायरी भी की जा रही है और जल्द से जल्द जो असल पिक्चर है वो सामने आ जाएगी, आखिर क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया ट्रक ड्राइवर को।
जी तो नाजरीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंध के ज़िला काजी अहमद की, जहां अदालती अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। सरकारी जंगलात में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है, जिसके लिए मुबैना तौर पर रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद मूसा जतोई। जी मूसा, बताइएगा। इस वक्त मैं काजी अहमद के करीब दरियाए सिंध के किनारे पर कायम कोट दिंगाड़ो जंगलात और लाखाडा दरी जंगलात में मौजूद हूँ, जहाँ पे सिंध हुकूमत की जानिब से मौसमी सूरत हाल से निपटने और जो आलूदगी से बचने के लिए जो शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया था। जब सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आई थी तो उस वक्त जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया था, दरख्त जो है पौधे लगाए गए थे। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे दरख्तों की जो कटाई है वो तेज़ी से जारी है। इलाका मकीनों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो फॉरेस्ट अफसरान है या जो अमला है उनकी मिली भगत से जो रुश्वत लेकर दरख्त जो है कटाई करवा रहे हैं, और यहाँ पे दरख्त कटाई के बाद जो है ज़मीनें आबाद होगी। अरबाब अख्तियार को चाहिए कि फौरी तौर पर और जो है जंगलात की कटाई को रुकवाया जाए। जी सही। तो नाजरीन, आपने नुमाइंदे की बात सुनी कि किस तरह से अदालती अहकामात को सरेआम हवा में उठाया जा रहा है और इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई बनी है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान के इलाके 18 हज़ारी, जहां की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल म्यूनसिपल हुकाम की गफलत के बायस गंदगी का ढेर बन चुकी है और जगह जगह गलाजत और कचरा इंतजामी नाअहली की दास्तान बयान करा। शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। गंदगी के ढेर लगाए गए हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। कुछ थोड़ी दिनों के बाद यहाँ की आग लगा दी जाती है, धुआं जिससे फिजा आलूदा हो रही है, बच्चों में बीमारियां फैलने का खदशा है। गंदगी है, बच्चे स्कूल हमने नहीं तकलीफ होती है, बच्चों को बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। आज मौसम सर्दियां ने इस वास्ते वास्ते कोई कोशिश की हुकूमत वाला ने आने, जिला कौंसल ने आने इन्हें सफाई। बिल्कुल, बीमारियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं, जगह जगह गलाजत और कचरा फैलने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम का ये नया फॉर्मेट पसंद आया होगा और हम इसी तरह से अपनी तमाम आवाम जिस भी इलाके में उनको मसाइल का सामना होगा उनकी आवाज़ बनेंगे और इंतजामिया पर सवालात उठाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।